जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने विजय भव सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें बिहार दरोगा के अब तक जितने पूछे गए एग्जाम हुए हैं सभी को सेट के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट का डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आज का मेरा ये 10वां सेट है, जो आपका 25/8/2019 का सेट रहने वाला है। यदि इससे पहले आप नहीं देखें, जाकर आप 9 सेट को देख सकते हैं। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रवि जीएस अकाडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है, इसमें रीजनिंग और मैथ है। तो हम चलते हैं जीके की तरफ से और अंत में इसकी तरफ आएंगे। तो रहा जीके का प्रश्न 31 नंबर से। देखते हैं 31 नंबर क्या बोल रहा है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हम सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। अब इसमें चुनना है तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन 1 छट जाएगा। ये आंध्र प्रदेश से नहीं आती है, तो ये छट जाएगी। अब देखना है 2 ऑप्शन में, गुजरात से जाता है, राजस्थान से जाता है, मिजोरम से जाता है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती। झारखंड जाती, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा सही। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य कर्क रेखा के सामने कब चमकती है, तो डेट है 21 जून। और 21 जून को हम लोग मनाते हैं सबसे बड़ा दिन, और साथ में उस दिन योग दिवस मनाया जाता है। कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं, तो 12। कर्क रेखा के दक्षिण में 8, और कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो नीति निर्देशक की बात करें तो ये भाग नंबर 4 में इसकी चर्चा की गई है, जो आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से 51 तक। तो 36 में राज्य की परिभाषा है, और 37 कहता है कि इसे न्यायालय में प्रश्नगत हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 37। यदि 40 की बात किया जाए, अनुच्छेद 40, जहाँ पर महात्मा गांधी के विचार दिखाई देते हैं, जहाँ पर गांव में पंचायत गठन की बात की जाती है। पंचायत गठन के बाद अनुच्छेद नंबर 40 में 44 है। 44 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें समान नागरिक संहिता की बात करता है, और सबसे पहले नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया था, तो वो था गोवा। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में शराबबंदी किसके तहत है, तो अनुच्छेद नंबर 47। 33 क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद से हटा सकता है, तो राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, तो प्रधानमंत्री नहीं। तो ऑप्शन चौथा क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वही प्रक्रिया के तहत इनको हम पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल का सही क्रम कौन सा है। मतलब बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का क्रम कौन सा सही है, ठीक है।
तो देखते हैं राष्ट्रपति के क्रम को। यदि ज्ञानी जैल सिंह की बात किया जाए, तो ज्ञानी जैल सिंह 1982 में बनते हैं। कब? 1982 में। फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपके जाके बनते हैं 1974 में, इंदिरा गांधी के समय। शंकर दयाल शर्मा, जिनकी बात किया जाए, शंकर दयाल शर्मा के तो बनते हैं 92 में, एलपीजी के तहत उस समय के। और बच गए हैं आर के नारायणन, ये आपके हो जाएंगे। आर के नारायण साहब कब बनते हैं वो? के आर नारायणन, अच्छा के आर नारायणन, ये जाके बन जाएंगे आपके। यदि देखा जाए इसके ऑप्शन के तहत, तो 1982 सबसे पहले, तो 1900 सबसे पहले 1974 आ रहा है ना, तो फखरुद्दीन अली अहमद ये हो जाएंगे। और उसके बाद के आर नारायणन शायद ये 2000 के आसपास थे। ये थे किसके समय में? हाँ, 1997 के समय। तो देखते हैं इसके अनुसार फखरुद्दीन अली अहमद, फिर हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल से 2 नंबर पर, फिर आर वेंकट रमन हो जाएंगे। तो आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दास शर्मा। अच्छा, अब ढूंढना पड़ेगा आर वेंकट रमन के बारे में। तो आर वेंकट रमन आपके बनेंगे 1987 में, ये बनते हैं कब? 1987 में। और शंकर दयाल शर्मा की बात किया जाए, बनेंगे 1992 में। यहाँ पर सभी राष्ट्रपति का नाम दे दिया गया है, तो इसमें हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद 1974, ज्ञानी जैल सिंह 1982, और ये 1987, 1992। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इनका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो देखा जाए, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। केवल और केवल 3 बार। अब वो समय कौन कौन सा है, उसे देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 3 टाइम्स। कब कब? 1962, 1971, 1975 में 3 बार आपातकाल लगा था। चीन युद्ध के समय, पाक युद्ध के समय, और इंदिरा गांधी के शासन काल में। यदि आपातकाल की बात किया जाए, तो संविधान के भाग 18 में चर्चा है। भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है: 352, 356, 360। 52 में बोला जाता है, ये युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर इसमें लगाते हैं। और ये लगता है राज्यों में जब वहाँ की सत्ता भंग हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है, तो 356 के तहत। और वित्तीय आपात का लगता है 360 के तहत। 36 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? हमारा संविधान विचार की व्यक्ति देता है, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में कहीं नहीं है। मौलिक अधिकार की बात किया जाए, तो भाग नंबर कितना में है? भाग 3। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें हमारे संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है।
अगला है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति दिख रहा है ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। और इसकी बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? तो आज़ादी के 10 साल बाद 1957 इसका गठन किया जाता है। ये कितने स्तर की है? तो ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति है। 3 स्तरीय चर्चा किया था, 3 स्तरीय। इसमें ग्राम स्तर पर कहा गया था ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था सरकारिया सिफारिश पर। मतलब ऑप्शन नंबर सरकारिया समिति की सिफारिश पर किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसका स्थापना हुआ था 1983 में। यदि बात किया जाए संथानम समिति का, तो ये भ्रष्टाचार विरोधी समिति का गठन किया था। और नियोगी समिति की बात करें तो ये आर्थिक नियोजन से संबंधित है। नियोगी समिति आर्थिक नियोजन, जिसको हम बोला प्लानिंग कमीशन, आर्थिक नियोजन। और राज्य मन्नार है, ये क्या करता है? राज करता है, मतलब कब जब केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा हो तो इस समिति का उपयोग किया जाता है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे लघु संविधान कहते हैं। हमारे प्रस्तावना में 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया था: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हम पद से हटा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद में लागू होती है अनुच्छेद 61 के तहत, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एक संसदीय प्रक्रिया है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो यहाँ जो सरकार बनती है, यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसे हम कहते हैं कौन सी मछली? तो गंगा की डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन। पूछा जाए राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु तो बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। चिली का चुक्की का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिली देश है वो फेमस है तांबा के लिए। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? कॉपर मतलब तांबा। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1989 में आंदोलन किया गया था। पूछा जाए
चिपको आंदोलन, वहाँ ही बहुत फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था चिपको आंदोलन से। 46 नंबर प्रश्न, भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? और इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ऑप्शन नंबर आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। 2 पे बात किया जाए तो महाराष्ट्र का स्थान आता है और 3 पर अपना बिहार है। इस नंबर पर, थर्ड पर। चलिए इसमें मैच द फ्लोइंग है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। टिहरी बांध, भागीरथी नदी मतलब उत्तराखंड, सरदार सरोवर नर्मदा मतलब गुजरात, तुंगभद्रा कर्नाटक और हीराकुंड उड़ीसा। मतलब 1 2 3 4। जो भी इसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर मैच द फ्लोइंग पे है, बोला जा रहा है कौन सही नहीं है। तो दलदली मिट्टी कहाँ मिलती है? कच्छ की रण में, बिल्कुल सही बात। कच्छ के रण में दलदली मिट्टी पाई जाती है। फिर अगला बोला गया है नमकीन मिट्टी मरुभूमि में, तो ये भी सही है, वहाँ भी नमकीन मिट्टी मिलता है। फिर अगला है पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, नहीं, उत्तर प्रदेश में मिलती है कौन से? जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी नहीं मिलेगा। ये पीट मिट्टी कहाँ मिलता है? तो जहाँ पर तापमान उच्च होता है, जिसको बोलते हैं केरल प्लस तमिलनाडु। लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलता? तो तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला मिला मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो जो कांच का गहरा नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कौन सा कोबाल्ट ऑक्साइड? अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उसका नाम है कुटपाद। कुटपाद। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो मीठे पानी में रहता है। इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम प्रदूषण आज के डेट में सीएनजी से होता है। बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हम जानते हैं प्रकाश दो रूप में काम करता है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेंस ने दिया था, और कण सिद्धांत दिया था किसने? न्यूटन ने। इनमें कौन परजीवी पादप है? परजीवी मतलब बोला जाए तो जो दूसरे को खाता है, परजीवी पौधा मतलब उसका अपना भोजन है, उसको हम कहते हैं कशकूटा या नेफेंथिस। ये सब क्या है? परजीवी पौधा है। अगला है अमलगम। अमलगम में तो एच होता है। अगला क्वेश्चन है अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? अमलगम में एक पारा होता है, पारा हमेशा कंफर्म रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक तरल पारा मिश्रित धातु। डीएनए किसमें पाई जाती है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका खोज 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। ये कहाँ मिलती है? तो डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी और लवक में भी। अब आप ऑप्शन देखना किस में दिया हुआ है।
अरे केंद्रक तो दिख रहा है, और कोई है? नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? केंद्रक। लेकिन बता दें 3 जगह मिलती है, कहाँ-कहाँ? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। अगले प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? जैसे देखिए संवेग दुगना कर दिया जाए तो हो जाएगा, एक पहले रहेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना? संवेग दुगना हो जाएगा, पहले में से मान लेते हैं 2, तो हो जाएगा कितना? 4। यहाँ से कितना की वृद्धि हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन है कि संवेग दुगना किया जाए उस गतिज ऊर्जा में। संवेग मतलब P बराबर 2P, तो गतिज ऊर्जा बन रहा है 2 mv का स्क्वायर। द्रव्यमान में 2, यहाँ से 100 हो गया, जिसको मानेंगे 100 तो कितना हो जाएगा? 300, 400। तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 100 से 400, 300% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, दांत के निर्माण में किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका है? तो दांत जो बना होता है हमारा, कैल्शियम का बना होता है। किसका? कैल्शियम का। दांत की संख्या कुल 32, दूध के दांत की संख्या कुल 20। इसीलिए कहते हैं मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत आते हैं। दांत 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होता है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते किसको है? तो वह पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए, जैसे चांदी, सोना, हीरा, ये सब क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसका आंसर ऋणात्मक। इनमें से कौन टैग पॉलीमराइज एंजाइम का श्रवण करते हैं? तो जो एक जीवाणु है एस्चेरिया कोलाई, ये इसका श्रवण करते हैं। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध इस खेल से है, तो फुटबॉल से है। इस खेल से? फुटबॉल से। देखिए फुटबॉल से दो क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है, एक रहता है डुरांड कप, एक हो गया संतोष ट्रॉफी, एक होता है मडेका कप, मडेका, एक होता है रोवर्स कप। 4 कप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। किससे? संतोष ट्रॉफी से। संतु फुटबॉल सॉरी किससे? इसमें फुटबॉल में पहला हो गया संतोष ट्रॉफी, दूसरा है रोबर्ट्स, तीसरा है डुरंड और चौथा है आपका मर्डेका कप। ये चारों फुटबॉल से संबंधित बहुत फेमस ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या है? यदि किसी को हम दोषपूर्ण शिक्षा देंगे तो देश का तो विकास नहीं होगा, देश की आर्थिक वृद्धि नहीं होगी, समाज का उत्थान नहीं होगा, लेकिन युवा अशांति जरूर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न है, वस्तु संयोज स्थापन्य का उदाहरण? दायां जूता, बायां जूता, सेवा केला, और क्या ऑप्शन है? पेन, स्याही, सोना, पानी। नहीं, वस्तु संयोग का इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने किसको? पेन और स्याही को। पेन और स्याही को, क्योंकि बिना एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो पेन और स्याही। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उससे कहते हैं, तो उससे हम समाजीकरण कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक होता है, और ये 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, रुद्रदामन का संबंध किस
अभिलेख से है। तो जो रुद्रदामन है उसका संबंध जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। किस अभिलेख से? तो जूनागढ़ के अभिलेख से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसमें और बात किया जाए तो एक बहुत ही फेमस झील है गुजरात के गिरनार पर्वत पर, जिसका नाम सुदर्शन झील। पूछा जाए सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो क्या था? रुद्र दामन ने ही। ठीक है। अगला प्रश्न, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34 नेटिव इन्फेंट्री से था, 34वीं पैदल सैनिक से था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? ये बैरकपुर छावनी के थे। ध्यान रखना है कहाँ के? बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। और 20 नेटिव इन्फेंट्री पूछा जाता है। जो मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया तो किसके थे? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो थे। अगले प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित होती है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति फर्स्ट सदी में होता है। प्रथम सदी में किसके शासनकाल में? तो पहला में था अजातशत्रु, दूसरा में था कनिष्क, तीसरा में अशोक और चौथा, पहला दूसरा में काला अशोक, चौथा में कनिष्क। आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। और चौथा के अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष थे वसु मित्र। और ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था? ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में। 69 नंबर, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध है, सबसे पहले इस पार्टी की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1923 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद हुआ था। 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयास से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसके जनक किन्हें हम मानते हैं? तो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा, लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन और वेलेजली। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के तो जनक मानते हैं हम किनको? 1909 के तहत मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का तो 10 इसमें मिंटो का नाम दिया गया है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा इसका सही आंसर। गांधी इरविन समझौता पूछे, 1931 में हुआ था। इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो वो था लॉर्ड बेलेजली। इसके समय में एक बहुत फेमस युद्ध होता है, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 71 में है, बोला जा रहा है निम्न में कौन सही सुमेलित हैं? देखिए पहला जो लिखा है, ऑप्शन पर चलते हैं थोड़ा सा छोटा करके। पहला लिखा गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। मार्ले मिंटो सुधार, प्रांतों में दैश शासन था, केंद्र में नहीं, तो ये तो मेरा गलत हो गया। मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार अधिनियम, नहीं, ये 1909 का था। और प्रांतों में दैश शासन यहाँ पर आया था केंद्र में, तो ये तीनों गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया गया था और इसी समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो जो भारतीय ध्वज है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। पूछा जाए भारतीय ध्वज को
कब अपनाया गया? अपनाने का डेट था 22 जुलाई 1947 को। इसका अनुपात कितना होता है? 3:2 में। सब जानते हैं कि ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा होता है। इसमें अशोक के चक्र का 24 तिल्ली वाला अशोक चक्र भी है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है इसमें बहुत फेमस कि किसने तिरंगा को सबसे पहली बार फहराया? ये फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में और कब? 22 अगस्त 1907 में। किसके द्वारा? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैडम भीखाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी रहा करते थे, मैडम भीखाजी कामा। 73 में 2018 में फीफा किसने जीता था? जहाँ तक मुझे याद है इसको जीता था फ्रांस ने। इसको हरा के पाया था क्रोएशिया को। उस समय फ्रांस के बहुत फेमस खिलाड़ी हुए थे, वायरल। उस समय फ्रांस इसमें सही आंसर। 73 का हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। अगला एशियाई खेल, यदि अगला एशियाई खेल की बात करें तो अगला एशियाई खेल आपको होने वाला है 2026 में। कब होगा? 2026 से। ये होगा कहाँ पर? जापान के नागोया शहर में। 2022 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था 2022 वाला चीन में, लेकिन कोरोना था जब हुआ था वो 23 में। अगले प्रश्न है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, सही बात है। तो उसमें कौन सी विक्रिया हुई थी? तो परमाणु बम में कौन सा विक्रिया होता है? परमाणु बम में जो विक्रिया हुआ था उसका नाम क्या था, जो पूछा जा रहा है? सभी जानते हैं परमाणु बम में होता है विखंडन और हाइड्रोजन बम में संलयन, सूर्य पर संलयन, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में। जैसे पूछा जाए विष्णु प्रयाग में, जहाँ पर दो मिलती है, एक अलकनंदा तो सब में रहेगी, अलकनंदा और विष्णु जी का मिलता कौन सा? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। पूछे नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में कौन सा मिलता है? तो यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी। पूछा जाए रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। यहाँ पर अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। जगोटा त्रिकोण से संबंधित कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान से बोलते हैं जगोटा त्रिकोण। ये आता है बरमूडा जी है ना, ये जो पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल के आसपास दिखाई पड़ता है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो इस्पात उद्योग देखिए मिलाते हैं तो दुर्गापुर में पड़ता है। दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं पड़ता, पड़ता है पश्चिम बंगाल में। भिलाई पड़ती है छत्तीसगढ़, ये गलत। राउरकेला उड़ीसा। सलेम पड़ता है कहाँ पर? सलेम या सेलम तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न सम्मिलित करें। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम। नंदनकानन उड़ीसा। बांधवगढ़ महाराष्ट्र। मेलघाट मध्य प्रदेश। तो इसमें एक का दो, बी का एक मैच करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो आप मिला दिए हैं ऑप्शन के साथ, देख लीजिए।
ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका ए का दो, बांधवगढ़ महाराष्ट्र, बी का एक, बांधवगढ़ नंदनकानन उड़ीसा, सी का तीन, सी का तीन काजीरंगा असम। हम्म, काजीरंगा हो जाएगा असम, बिल्कुल सही। काजीरंगा असम, काजीरंगा हो जाएगा असम। फिर नंदनकानन हो जाएगा उड़ीसा, सी का चार, धर्म सी का तीन देख रहे हैं, सी का चार, ए का दो, ये ऑप्शन नंबर ए, बी का तीन, और मेल बांधवगढ़ महाराष्ट्र, और मेल अच्छा उल्टा हम कर दे उसमें मेलघाट महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर भांति, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात आपका पड़ेगा गोवा में। कहाँ पड़ेगा? गोवा में, जो मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर, गोवा में मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नामचिक नामफुक कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बहुत फेमस है नामदफा, मोलिंग, पक्के टाइगर रिजर्व और पाखुई। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा, मोलिंग, पक्के टाइगर रिजर्व और पाखुई। अगला है, कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? देखिए सबसे गर्म होता है तो वायुमंडल, लेकिन इसमें जब पूछा जा रहा है तो सबसे गर्म इसमें होगा कौन सा? क्षोभ मंडल। इसके अनुसार सबसे गर्म कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल का सबसे निचला सतह है, क्षोभ मंडल। अगला चलिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? उसे हम सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सह्याद्री। नीलगिरी के साथ सूची चोटी का नाम पूछा जाए, दोदा बेटा। अन्नामलाई के साथ सूची चोटी का नाम पूछा जाए, अनाईमुडी। कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला सिक्किम में सही है, सिपकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, बोमडिल्ला सही है, लेकिन सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, यह जगह गलती। 85 नंबर प्रश्न है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी तीस्ता की सहायक है, और तीस्ता कहाँ बहती है? तो असम में। कहाँ बहेगी? असम में। ये हो जाएगा। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वहाँ वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। इसकी स्थापना देखा जाए, इसकी स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में। उस समय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी। अलीनगर की संधि कब हुई? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि दरोगा में बहुत पूछा गया है। ये हुआ था पलासी के युद्ध के बाद। पलासी के युद्ध के बाद हुई थी अलीनगर की संधि 1757 में। इसके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में ये संधि हुआ था। यज्ञ की देख रेख कौन करता है? यज्ञ की देख रेख करने वाले व्यक्ति का नाम होता है ब्रह्मा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ऋग्वेद का जो करता है उसे होत्री कहते हैं, सामवेद का करते सुदगाता कहते हैं, और यजुर्वेद करते उसे अथर्ववेद कहते हैं, और अथर्ववेद करता उसे अथर्ववेद का उसे ब्रह्मा बोलते हैं। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया? तो सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। किस व्यक्ति ने? अकबर ने अपनाया था। एक बहुत फेमस पूछता, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था और कब किया?
तो 1582 में। और इस अकबर ने ही दीन इलाही संबत की स्थापना किया। दीन इलाही संबत 1583 में। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? वो था अबिसिनिया। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो इसका बात किया जाए तो कभी नहीं बना। तो देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बनते हैं 1895 में। कब बनते हैं? 1895 में ये बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। गोपाल कृष्ण गोखले बनते 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। और ऑप्शन और क्या है? महात्मा गांधी, सभी को पता होगा महात्मा गांधी कब बनते हैं? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। पार्लियामेंट सुधार कब आया था? तो पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया था। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो राजाराम मोहन राय 1829 में। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। अगले प्रश्न, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब होती है? तो जो मुगल है और मेवाड़, उसके बीच संधि कब हुआ? तो 1615 में। कब हुआ? 1615 में संधि होता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से आया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर वो आया था कहाँ से? मकराना से। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? तो मकराना से। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया? उस मुगल शासक का नाम क्या था जिसने शाहू को मुक्त किया था? तो हम जानते हैं कि वो औरंगजेब का पुत्र था, जिसका नाम था मुअज्जम। उसने ही, जिसको हम कहते हैं बहादुर शाह प्रथा, उसी ने ही शाहू को क्या किया था? मुक्त किया था अंग्रेज के चंगुल से। हिस्टोरी का नामक पुस्तक रचना किसकी है? तो वो है हेरोडोटस का हिस्टोरी का नामक पुस्तक। एक पूछता है, ये टॉलमी का कौन सा जिसका बहुत फेमस है, भारत का भूगोल? भारत का भूगोल पूछता है इसका प्लिनी का, जिसका नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? भारत में पहला एम्स की स्थापना दिल्ली में हुई थी। और ये कब हुआ था? 1956 में। 1956 में पहला एम्स की स्थापना किया गया। इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। उसका नाम था मीर कासिम। इसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि कौन सा काल सही, मतलब यहाँ पर देखिए 4 व्यक्ति का नाम दिया गया, जो पूछ रहा है कि किनका क्रम सही है। देखिए यदि इनका बात किया जाए, बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन ये है। नामदेव की बात करें तो नामदेव आते हैं 1270 से लेकर के 1350 तक। चैतन्य प्रभु की बात करें तो इनका क्रम चलता है 1486 से 1533 तक। तुलसी जो कवि है, उनका जो समय चलता है, इनका हो जाएगा 1532 से 1623 तक। और जो रामानुज है, इनका जो समय है, ये है 1017 से 1137 तक।
तो सबसे पहले समय नंबर 1 पर कौन आ जाएंगे? रामानुज। 2 पर आ जाएंगे आपका 2 पर है नामदेव। 3 पर चैतन्य। 4 पर तुलसी। देखिए ये था 100 क्वेश्चन, लेकिन हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो मैथ था। और यहाँ पर रीजनिंग है। ब्लड रिलेशन। एक गुना बी का अर्थ है एक बी का भाई है, माइनस का अर्थ है मामा है। कौन सा कथन सही है? आर डी का मामा कौन हो जाएगा? मतलब भाई और माता, भाई और माता प्लस और। हाँ तो एक का क्या हो जाएगा? एक का आपका 4 नंबर। एक का कितना? 4। या फिर पहले गुना बोल रहा ना, नहीं सॉरी, पहले बोल रहा है गुना, तो क्या हो जाएगा? एक का 2 नंबर। एक का 2। घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि हो जाता है। यदि इसको बनाएं तो कितना? 30% वृद्धि 130। 10 की छूट दे रहा है तो 90 बटा 100। 13 नमा 17 से कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? 17% का लाभ। ये तो रीजनिंग का बना सकते हैं। विलोम शायद लिखा हुआ है। सी का एक्स, ई का भी, हाँ तो ए का जेड, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन है, कितना में जोड़ दिया जाता है? इसे ऐसे ही बनेगा। हिंट दे देते हैं। 4 पी 3 में कितना 984 जोड़ दें तो 13 क्यू 7 होता है, जो किससे बढ़ कटता है? इससे कट जाता है। ठीक है, यहाँ से भागा दे के चेक करेंगे, बाकी आसानी से स्टार्टर सेट हो जाएगा। नंबर 5 है कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी? तो सिंपल है, 10 मिनट का। ये एवरेज से प्रश्न है, ये भी बन जाएगा आपसे। 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हट गया, ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ से त्रिभुज बचेगा, तो बचे कौन सा त्रिभुज? ऑप्शन नंबर 7 का 3। 8 है कितने अंक ऐसे हैं जिसके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 5 है? ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 5। अगर 685 ढूंढना है, इसमें एक को यहाँ से दिख रहा है, फिर 687 है, 685 मतलब ऑप्शन नंबर के गो? 2 गो। 6 यहाँ से नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर ए प्लस बी तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा? 1। फिर यहाँ से मान दे के सेट करना। ए का मान 2 है, बी का मान 3, सी का मान 4, डी का मान 5। एक एक बढ़ा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 20 किसका होता है? यहाँ पर 19 का 20 हो जाएगा, तो बन जाएगा। रीजनिंग आसान है। हाँ यहाँ से आ गया जीके। अब कुछ कुछ जीके है। आई केम, आई सा, जो लिखा गया है आई केम, आई सा, आई कॉन्कुरेड, किसने कहा था? आई केम, आई सा, आई कॉन्कुरेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूलियस सीजर। कौन किया था, कहा था? जूलियस सीजर। 12 है देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? व्यक्ति था नाम मिल्टन फ्रीडमैन। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? भारत में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है, लेकिन एक किस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? भारत में राष्ट्रपति के पास 4 वीटो है। कौन कौन सा हम बता देते हैं यहाँ पर। देखिए जो 4 वीटो उसके पास है, एक एक उसके पास अत्यांतिक वीटो है, ये बिल्कुल सही है। निलंबनकारी वीटो है, ये भी सही है। एक पॉकेट वीटो है, ये भी सही है। एक होता है इसके पास अत्यांतिक हो गया, निलंबनकारी हो गया, पॉकेट हो गया। एक होता है इसके पास विशेषित बिट्टो। हाँ एक होता है, 4 बिट्टो है, लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता है। किसका? विशेषित बिट्टो का प्रयोग नहीं करता। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो उससे निकलता है कौन सा गैस? CH4। धान का खेत, नाली, पशु का जुगाली, सब किससे निकलेगा? CH4। जर्मनी की
आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा है यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। रुपया किसका है तो? नेपाल का। फिर लीरा किसका है तो? तुर्की का लीरा। पीसो किसका है तो? मैक्सिको का पीसो। एक संख्या और उसके 2/3 का योग 90 है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ से भी क्वेश्चन उसके क्षेत्रफल में 1% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ से निकल जाएगा आसानी पूर्वक। ये मैथ है। और नीचे देखें तो ये भी मैथ है, ये मेरा रीजनिंग है। यहाँ से तो एक एक गोला शायद ये बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर 20 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, ये वाला। जाते हैं 21 की ओर। एक पेड़ की छाया 3 गुनी है, फिर 1/3 है। एक इसका कितना जाएगा? 30 डिग्री। उन्नयन कोण सिंपल है, एक पेड़ ऐसे बनेगा और उसकी छाया इसकी 3 गुनी है, ये 1 है। यहाँ से कितना हो जाएगा? tan 30 का मान 1/3। कौन सा पूर्ण वर्ग है? ये तो शायद दिख रहा, लगता है पूर्ण वर्ग। यहाँ से मान निकालना हल करके, थैले में सिक्के की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से मान लेंगे कैसे करके, 3x/1 प्लस 5x बटा कितना सिक्का हो जाएगा? 2 सिक्का। और सिक्का कितना? 7 के अनुपात में 10 सिक्का। यहाँ से किसके बराबर? 155। इसमें जो भी x का मान आएगा रख देंगे। किसके पूछ रहा है? तो कुल सिक्का की संख्या। कुल सिक्का कितना है? 7, 3, 10, 5, 15। जो भी x का मान आएगा 15 से उसको क्या कर देंगे? गुना। दी गई में इसका सबका इसका क्षेत्रफल निकाल के, क्या बोल रहा है? परिमाप निकालना। ठीक है, इसका इसको इसको जोड़ के, इसका जोड़ के कौन ज्यादा होगा वो तो बन जाएगा। मुर्गा बत्तख है पैर, ये भी बन जाएगा आसानी पूर्वक। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं। जो भी मैथ रहेगा बना लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अगला सेट रहेगा, सेट नंबर 11। यदि कोई किन्हीं को ग्रुप डी देना है तो वो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रतिदिन डाला जा रहा है, आप उसे देख सकते हैं। और जल्द ही बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछे गए जितने भी जीके जीएस है, उसका एक अलग सीरीज आएगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।